तो today's lecture is going to be about deep learning. ठीक है, my name is Mohsen Ali Mirza and I will be delivering this lecture to you guys. ठीक है, so सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग और मशीन लर्निंग के डिफरेंस में. ठीक है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में. तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो अभी तक करते हुए आ रहे हो, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, आप इनपुट डिफाइन करते हो. ठीक है, आप अपना पूरा कोड लिख देते हो और उसकी कोड की बेसिस पे फिर क्या होता है, आपका कंप्यूटर इनपुट लेता है, कोड लेता है और फिर प्रोग्राम रन होता है, एक्सिक्यूट होता है और फिर आपको आपका आउटपुट मिल रहा होता है. ठीक है, इसी तरीके से आपके जितने भी आपने अभी तक प्रोग्राम्स लिखे हैं वो सारे इस स्टाइल में होते हैं. लेकिन मशीन लर्निंग का जो पैराडाइम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मशीन लर्निंग में होता है ये सीन है आपके पास कि आपके पास इनपुट होता है. ठीक है, और आप प्रोग्राम लिखने के बजाय आप उसको आउटपुट भी बताते हो अपने कंप्यूटर को. इनपुट भी बताया, आउटपुट भी बनाया. लेकिन मशीन लर्निंग क्या करेगा, वो वो फिर ना खुद ब खुद एक प्रोग्राम बनाएगा और वो फिर प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर देगा. ठीक है, नाउ एट फर्स्ट दिस माइट सीम absurd कि भाई हमें आउटपुट चाहिए, हमें प्रोग्राम थोड़ी ना चाहिए. मतलब व्हाई वुड वी वांट अ मशीन टू मेक अ प्रोग्राम. बट अभी थोड़ी देर में मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये इतनी पावरफुल टूल क्यों है. ठीक है, ओके दिस इज रिकॉर्डिंग परफेक्ट. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं पिटफॉल्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की. लेट्स अज्यूम मेरे पास एग्जांपल है जिसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक ह्यूमन को. ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर अगर उसकी स्पीड लेसर देन 4 है तो वो वॉक करेगा. ठीक है, बहुत सिंपल सा कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कोड. ठीक है, अब अज्यूम करो कि मुझे इसका बिहेवियर थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और इस एक्सटेंशन में ये मैं बोल रहा हूँ कि अब ह्यूमन क्या करे, अगर उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए ना तो वो वॉक ना करे, रन करे. तो उसका कोड इस तरह टाइप का लगेगा. ठीक है, अच्छा अब मैं अब अगर बोलूँ कि भाई मे बी आई वॉन्ट हिम टू राइड अ बाइक और राइड हर, आई वॉन्ट हर टू राइड अ बाइक. ठीक है, तो उसका कुछ इस टाइप का कोड होगा. ठीक है, कि अगर स्पीड लेसर देन 4 है तो स्टेटस वॉकिंग है, अगर स्पीड लेसर देन 12 है तो वो रन कर रही है, अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर वो बाइक कर रही है. ठीक है, शी इज राइडिंग अ बाइक. चलो व्हाट इफ आई से कि अब इन तीनों बिहेवियर को हटा के आई वॉन्ट हर टू प्ले गोल्फ. अब मसला आ गया. वो मसला ये आया कि आपका जो पूरा कोड था वो स्पीड पे डिफाइंड था और एक गोल्फ के बिहेवियर को लेकर आने के लिए आपको बहुत सारी एडिशनल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी एंड इट्स गोइंग टू गेट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, और अभी ये बहुत सिंपल सिनेरियो, लेकिन जितने डिफरेंट एल्गोरिदम्स में मैं ये पैराडाइम लेकर आऊँगा ना इस टाइप का, बहुत जल्दी चीज़ें एकदम से कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाएंगी और जो आपको बिहेवियर जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा होगा और बहुत ज़्यादा बग्स आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग से. तो मशीन लर्निंग में मैं बस उसको ये बोलूँगा इनपुट स्पीड दे दी या गोल्फ का इनपुट दे दिया और मैंने बोला भाई मुझे लेबल चाहिए वॉकिंग का. तो अब ये खुद ब खुद क्या करेगा, एक कोड जनरेट करेगा अपनी बाइनरी लैंग्वेज में. वो कोड रन कर देगा और खुद ब खुद आपकी करेक्टर वॉक करनी शुरू हो जाएगी. सिमिलरली फॉर रनिंग, सिमिलरली फॉर बाइकिंग, सिमिलरली फॉर गोल्फिंग. तो अब आपने टेक्निकली इतना एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना दिया कि वो खुद ब खुद कोड लिख रहा है और वो खुद ब खुद एक्सिक्यूट कर रहा है गिवन कि आप उसको ये बताओ कि भाई मेरे इनपुट्स क्या है और मुझे डिजायर्ड आउटपुट क्या चाहिए, विच इज़ रियली रियली पावरफुल. थोड़ी सी हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट एक करते क्वेश्चन हैं. जी. एक क्वेश्चन हम्म, किसका क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. अच्छा किसी ने उस पर पूछा है. अ, हाँ, हैंड रेज किया था. अच्छा किसी ने पूछा है. लास्ट स्टेप अगेन बता दें. अच्छा मैं बता देता हूँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं. लास्ट स्टेप का मसला बस मैं ये बता रहा था कि ये जो है ना आपके पास ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जो है, आपने इसमें इनपुट्स दिए, आपने प्रोग्राम दिया और आपको आउटपुट मिल रहा है. मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट दे रहा हूँ. ठीक है, इनपुट आके हो गई आपकी स्पीड हो गई, या मुझे भाई गोल्फ जाना है, या मतलब गोल्फ खेलना है, या मुझे राइड करनी है कुछ भी, या मुझे वॉक करना है. ठीक है, ये जो आपके पास वॉक करना है, ये जो लेबल्स हैं ये आपकी आउटपुट है. और कंप्यूटर खुद ब खुद ना प्रोग्राम लिख के दे देगा. वो प्रोग्राम आपको को नहीं समझ में आएगा, वो मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो आपको काम करके देना होगा ना वो आपको काम करके दे देगा. कहने का मतलब ये है. तो
मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आप बस बोलो भाई मेरा इनपुट ये आउटपुट ये चाहिए, और फिर वो कोई भी ना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कोड खुद ब खुद बना के एक्सिक्यूट कर लेगा। सही है? समझ में आया? ऑलराइट, इसका रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा। ओके, गॉट इट, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का डिफरेंस क्या है, मैं अभी से बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना आपके डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल जो एल्गोरिदम होता है ना, वो होता है आपके पास इफ एल्स का, ठीक है, जो हम अभी यहाँ देख रहे थे ना, इसको भी एआई कहते हैं, ठीक है। बहुत बेकार सी एआई है, लेकिन एआई है, ठीक है। और दूसरे भी होते हैं आपके पास इसके अंदर एल्गोरिदम्स, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम होती है, सीएसपी उसको कहते हैं, ठीक है। जब आप लोग अपना एआई का कोर्स पढ़ोगे तो आप फिर इसको और डेप्थ में पढ़ोगे कि एआई में और टाइप की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो लोग अभी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वो लोग पढ़ेंगे कि भाई टिक टैक टो का गेम कैसे बनाते हैं, कि दो कंप्यूटर्स आपस में खेलेंगे, तो उसमें भी हल्की सी एआई लगती है आपकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट आपके पास एल्गोरिदम्स हैं। उसको थोड़ा सा और अगर आप ब्रेक डाउन करें, ठीक है, उसकी सबसेट फील्ड में जाएं मशीन लर्निंग में, तो मशीन लर्निंग का क्या है कि आप जितना उसको डेटा दोगे उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव करेगा, उतना ज़्यादा अच्छा कोड लिख के देगा जो वो खुद परफॉर्म कर सकता है और एक्सिक्यूट कर सकता है। तो डेटा क्या होगा इस सेंस में, आपके इनपुट्स और आउटपुट्स, ये टेक्निकली आप डेटा फीड कर रहे हो अपने मशीन लर्निंग में। तो जितना ज़्यादा आप अपना डेटा डालते रहोगे, अपने कोड को अच्छा डेटा डालोगे, उतना ही अच्छा आपका एक मशीन लर्निंग का कोड बनेगा और वो परफॉर्म करेगा। फिर डीप लर्निंग क्या है, जो हमारा आज का टॉपिक है। डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग की, जिसके अंदर इन विच मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स लर्न्स फ्रॉम वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा, ठीक है। नाउ द टर्म कम्स मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी चीज़ कभी भी किसी स्टेप पे कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, तो बस क्वेश्चन हैंड रेज कर लेना, बलीर मुझे बता देगा एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स राइट देयर एंड देन, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स दो डिफरेंट टर्म्स से आई हैं आपकी। न्यूरल आया है आपका बायोलॉजी टर्म न्यूरॉन्स से, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स का बेसिक आइडिया ये होता है कि हम अपना ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, वो रेप्लिकेट करना चाह रहे थे एक ह्यूमन एक कंप्यूटर पर, ठीक है। कि एक जिस तरीके से ह्यूमन थिंक करता है, क्या कंप्यूटर्स भी उसी तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन लुक्स लाइक, ठीक है। और नेटवर्क्स क्या है? नेटवर्क्स इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ नोड्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क्स है क्या, हम इसमें इंटरेस्टेड है कि हम खुद से न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाए जो हमारे काम कर सकता है। तो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है आपके पास, ठीक है। इसको हम अभी स्टडी करेंगे कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको जब भी ये डायग्राम नजर आएगी तो आपको कोई खौफ नहीं होगा, ठीक है। आप डरेंगे नहीं इसको, और आप आराम से बता देंगे हाँ भाई मुझे पता है न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डायग्राम में देयर आर सम बोल्डेड सर्कल्स, ठीक है। देयर आर सम कनेक्शंस जो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन से, होपफुली दिस इज विजिबल। एंड देन देयर आर सम डॉटेड लाइंस, ठीक है। ये ग्रीन लाइंस नजर आ रही है वलीद? हाँ, ग्रीन लाइन नजर आ रही है। ओके, सही, परफेक्ट। वुप्स, हाँ, ठीक है। तो ये आपके पास हर जो एक सर्कल है, चाहे वो डॉटेड सर्कल हो या नॉर्मल सर्कल हो, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स हमारी रिप्रेजेंटेशन में। और ये जो लाइंस हैं ये आपस में जो कनेक्ट हो रही हैं, इनको बस अभी फिलहाल ये समझो कि दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है, इसलिए लाइन बनी हुई है, ठीक है। डॉटेड पे बाद में आते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होती है, ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स है, ये पहली लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ये आपके पास फिफ्थ लेयर है। तो जो आपकी फर्स्ट लेयर है उसमें हम ये जो मैं अभी नोटेशन बता रहा हूँ ना, ये सबसे आसान नोटेशन है। जब आप थोड़ा सा मैं लेक्चर प्रोसीड करूंगा तो ये नोटेशंस चेंज होंगी, ठीक है। और जब आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे न्यूरल नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन तो वो थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, लेकिन बिल्कुल सिंपल रखने के लिए मैंने ये नोटेशन चूज की है। तो जो फर्स्ट लेयर जो आपकी इनपुट लेयर जो होती है, ठीक है, उसके अंदर हम अपनी नोटेशन रखते हैं x0 x1 x2, ठीक है। डॉटेड पे मैं बाद में आता हूँ, ये b0 b1 पे मैं बाद में आऊँगा। और सिमिलरली आपकी पे यहाँ पे आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन a0 a1 a2, और इन पे मैं बाद में बात करूँगा। और जो आपकी फाइनल लेयर होती है उस पे आ जाएगी y0, ठीक है, जो आपका आउटपुट होता है। तो फर्स्ट आ गई आपकी इनपुट लेयर, लास्ट आ गई आपकी आउटपुट लेयर, और जो भी इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के जो बीच में जो लेयर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं हिडन लेयर्स,
ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? All right, I'll take that as a yes. Now let's move forward to discussing a little bit more. Let's like dive a little bit deeper as to neurons में क्या चल रहा है. ये neurons अभी सिर्फ circles हैं, लेकिन ये neurons किस चीज क्यों important है? So how does a neuron works? ठीक है, अभी फिलहाल हम ये assume कर रहे हैं कि हम इस A0 वाले न्यूरॉन को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एंड वी डोंट केयर अबाउट दिस A1. और ये जो A0 जो न्यूरॉन है ये दो लाइन से कनेक्टेड है, ये ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन, ठीक है, X0 और X1 से कनेक्टेड है. तो गिवन सम वैल्यूज, अब ये वैल्यूज आपके पास इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बस कोई सॉर्ट ऑफ इंटीजर वैल्यूज हो, इंटीजर, ठीक है, या फ्लोट वैल्यूज हो, नंबर्स हो, ठीक है. इन इस डेटा पर अब या तो न्यूरॉन ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ठीक है. अगर आप इसको एक बल्ब की तरीके से समझें तो मे बी एक न्यूरॉन से ही शायद बल्ब ऑन हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों न्यूरॉन से ऑन हो रहा हो, ठीक है. बट द पॉइंट इज कि एक न्यूरॉन या तो ऑन होगा या ऑफ होगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस इनपुट्स, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं बेसिक एक्सप्रेशन पे, ठीक है. यहाँ पे हम थोड़ी सी मैथ्स लेकर आएंगे और थोड़ी सी सेंस बनाने की शुरू करेंगे कि भाई एक चीज दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. तो आपके पास ये जो लाइंस होती हैं इनको हम एक स्पेसिफिक नाम कहते हैं, इसका नाम होता है वेट्स, ठीक है. वेट्स बेसिकली ये बताते हैं कि भाई अगर X0 और A0 की ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या बता रही है, कनेक्शन बता रही है, ठीक है. ये बता रही है आपके कि X0 और A0 इस लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है. तो वेट्स हमें ये बताती है कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है या ये X0 का न्यूरॉन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो न्यूरॉन ऑन हो या ऑफ हो, ठीक है. तो हम अगर सिर्फ A0 को देखें तो A0 अभी एट दिस मोमेंट W1 से कनेक्टेड है और W3 से कनेक्टेड है, ठीक है. W1 जो है वो X0 से है रिलेटेड और W3 जो है वो X1 से है. तो W1 टाइम्स X0 प्लस W3 टाइम्स X1 इक्वल्स टू A0, ठीक है. यहाँ तक सब समझ में आ गया? सही है. ऑल राइट, कोई मना नहीं कर रहा, सो आई विल प्रोसीड. नाउ अब हम एक और चीज लेकर आते हैं इसमें, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ये एक B0 वाली टर्म, ठीक है. ये जो हम पिछली साइज में देख रहे थे B0, ठीक है, ये वाली हम टर्म लेकर आए. अच्छा, ये B0 है क्या? इस B0 को हम बोलते हैं बायस, ठीक है. तो अगर मैं पिछली स्लाइड पे भी जाऊं तो ये तुम देख सकते हो कि ये B0 भी ना कनेक्टेड है A0 से, ठीक है. तो ये B0 बायस है क्या चीज और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसको मैं समझाता हूँ एक लाइन ग्राफ से, ठीक है. ये लाइन ग्राफ सबने पढ़ा होगा अपने एलिमेंट्री अलजेब्रा की क्लासेस में, ठीक है. बहुत सिंपल सी लाइन है भाई, y इक्वल्स टू x है, ठीक है, कि एक लाइन है जो आपकी ओरिजिन से गुजरेगी, ठीक है. अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं कि भाई मुझे इस लाइन को थोड़ा सा ना मतलब ऊपर नीचे करना है, ठीक है, ऊपर नीचे इस सेंस में कि अभी भी सिर्फ जीरो से गुजरे लेकिन उसका स्लोप चेंज करना है. तो हम क्या करते हैं, हमें अगर याद है अपनी एलिमेंट्री अलजेब्रा की क्लासेस से, तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी लाइन की, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है. अब उसमें जो m होता है वो होता है ग्रेडियंट, ठीक है. और अगर हम ग्रेडियंट को चेंज करेंगे तो वो फिर लाइन की स्लोप चेंज होगी. तो अगर मैं बोलूँ मुझे y इक्वल्स टू 3x की लाइन चाहिए तो वो कुछ इस टाइप की दिखेगी. अब वो उसका ग्रेडियंट ऊपर की तरफ हो गया क्योंकि 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से m की जगह. अब अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे लाइन ओरिजिन से नहीं गुजारनी, मुझे 50 से गुजारनी है या मुझे किसी और जगह से गुजारनी है y एक्सिस से, बस मुझे ओरिजिन से नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं c इंटरसेप्ट जो है ना, जो c होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी में, उसकी वैल्यू चेंज करूंगा. अभी क्या वैल्यू है? 0 है. अब वैल्यू क्या आ गई? 50 आ गई. तो हमें अपने न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा कंट्रोल देने के लिए, ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, जैसे हम ये c ऐड करते हैं उसी तरीके से हम बायस ऐड करते हैं, ठीक है.
अगर मैथ से समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट तो मैं एक और लाइट बल्ब एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। अब समझो हम एक लाइट बल्ब को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और मैंने ये बोला हुआ है कि भाई अगर y ग्रेटर देन 0 है तो आपका लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा, वरना आपका लाइट बल्ब ऑफ हो जाएगा। प्रीटी सिंपल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वोल्टेजेस सेट किए हुए हैं, 0 वोल्ट्स, 1 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 11 वोल्ट्स। ये आपकी x की वैल्यू है, आपके पास अभी फिलहाल ये इक्वेशन है। तो अगर मैं 0 वोल्ट्स करूंगा तो 0 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? नहीं होगी, तो आपका लाइट बल्ब ऑफ ही रहेगा। अब समझो मैंने क्या किया, मैंने 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी दी, मैंने 1 वोल्ट किया और ये ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू 1 था और ये कंडीशन ट्रू हो गई कि आपका लाइट बल्ब ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको 10 वोल्ट्स दूँ फिर भी ऑन होगा, 11 वोल्ट्स दूँ फिर भी ऑन होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी अपनी कंडीशन को चेंज करते हैं। हम बोलते हैं कि अभी भी y इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 है, बस इक्वेशन चेंज होके हो गई y इक्वल्स टू x0 - 10। इस कंडीशन में मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरी टेक्निकली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर मेरा वोल्टेज 10 वोल्ट से ज़्यादा है तो ऑन करो बल्ब, वरना ऑन ना करो, ठीक है। अब देखते हैं इसको। 0 वोल्ट्स दिया, क्या आएगा हमारे पास आंसर? 0 - 10 - 10। 1 वोल्ट दिया, 1 - 10 क्या है आपके पास? -9। अभी भी लेसर देन 0 है, ऑन नहीं होगा। 10 वोल्ट्स देते हैं, अभी भी 0 है, ऑन नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ग्रेटर देन 0 की है। लेकिन जैसे मैं 11 वोल्ट्स दूंगा तो y इक्वल्स टू 1 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, ऑन हो गया। तो इसमें हमने ये बोला कि भाई बल्ब जब टर्न ऑन होगा जब वो 10 से ज्यादा हो। तो हम एक बायस सेट कर रहे हैं। द बायस इज टेलिंग यू व्हेन शुड अ न्यूरॉन टर्न ऑन और व्हेन शुड अ न्यूरॉन शुड टर्न ऑफ, ठीक है। इसलिए हम बायस ऐड करते हैं। बायस समझ में आ गया, ठीक है, कि बायस की क्या इंपॉर्टेंस थी। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है बायस का, बट आई ट्राइड। हाँ, आ ओके, गया। ओके परफेक्ट, ओके परफेक्ट। ओके, सो अब हम थोड़ी सी अपनी नोटेशंस फिक्स करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी नोटेशन अभी भी गलत है, हमें इसमें एक आखिरी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ना मुझे नोटेशन चेंज करनी है। अब बस A0 के बजाय मैं इसको लिखूंगा Z0, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सेम चीज़ लिखी हुई है, बस A0 के बजाय मैंने Z0 कर दिया, ठीक है। और हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो होगा इस पूरी इक्वेशन को इंकैप्सुलेट करेंगे हम एक फंक्शन के अंदर, जी के अंदर, ठीक है। हमने बस एक जी को एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने इस पूरी चीज़ को उठा के डाल दिया। अब ये जी क्या है? ये जी बेसिकली होता है आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शंस आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास सिग्मोइड, एक होता है आपके पास tan h, एक होता है आपके पास रेलू, एक होता है आपके पास लीकी रेलू। तो बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इससे हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। W1 x0 + W3 x1 + B0, ठीक है। इससे कोई हमारे पास एक वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिवेशन फंक्शन में उन वैल्यूज को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्रेस करके हम ये देख रहे होते हैं कि हाँ भाई उस न्यूरॉन को ऑन करना है, ऑफ करना है। तो उसको एक रेंज सिग्मोइड में में, उसको एक रेंज में लेके आता है। हाँ उसको एक रेंज में लेकर आते हैं, बिल्कुल जो वलीद ने बताया। तो अगर हम सिग्मोइड फंक्शन को देखें तो सिग्मोइड क्या करता है कि उस जो भी वैल्यू आ रही है उसको 0 से लेकर 1 की रेंज में लेकर आ जाएगा, ठीक है। और टैनस क्या करता है, वो आपको लेकर आएगा उसको 1 से लेकर -1 तक। रेलू क्या बोलता है कि भाई नेगेटिव वैल्यूज पे 0 सेट कर दो, वरना पॉजिटिव वैल्यूज को लीनियरली इंक्रीज करो। लिकी रेलू बोलता है कि भाई अच्छा भाई थोड़ा सा अलाउ कर लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज को, बिल्कुल 0 नहीं करता है, ठीक है। मैक्स आउट और ELU मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा बता नहीं सकता। बट जो आपके पास सबसे फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो ये 4 होते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला था कि सिग्मोइड भी अब बहुत रेयरली यूज़ होता है, टैन एच ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है क्योंकि टैन एच की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मोइड। लेकिन आपको सिग्मोइड फिर भी कुछ कुछ जगहों पे मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल ही हटा दिया सिग्मोइड। सिग्मोइड यूज़ होता है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सिग्मोइड यूज़ करते हैं तो सिग्मोइड में हम ये कंडीशन सेट करते हैं कि भाई अगर मेरी वैल्यू जो भी आ रही है
इससे, ठीक है। अगर वो 0.5 से बड़ी है तो ऑन कर दो, अगर 0.5 से कम है तो उसको ऑफ कर दो। 10H पे हम सेट करते हैं 0 पर, वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा बड़ी है तो ऑन कर दो, कम है तो ऑन ना करो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका एक्टिवेशन फंक्शन। अच्छा, अब हम इस नोटेशन को वापसी थोड़ा सा फिक्स करते हैं और हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब किया मैंने कुछ भी नहीं है, बस मैंने जी उठाया और उसको यहाँ रख दिया, और Z0 को उठाया और मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? कि इक्वेशंस समझ में आ गई कि इक्वेशंस क्या क्या रही हैं, मतलब क्या मतलब है, कोई मसला तो नहीं हो रहा? चलो भाई देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है आपकी ना न्यूरल नेटवर्क्स की। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। ऑलराइट, ओके ओके। सो अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि हमें ये देखना है कि एक न्यूरॉन में क्या चल रहा होता है। तो एक न्यूरॉन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसका Z0 वाला पार्ट और एक होता है उसका A0 वाला पार्ट, ठीक है। तो Z0 तक अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि x की जो डिग्री है यहाँ पर वो 1 होती है हमेशा, चाहे जितने भी x ऐड कर दो, लेकिन सब की जो डिग्री है, जो पावर है, वो सब 1 है, ठीक है। और जब हम किसी भी एक लीनियर फंक्शन को एक नॉन लीनियर फंक्शन में डालते हैं ना, तो खुद ब खुद नॉन लीनियर बन जाता है, ठीक है। नॉन लीनियर का क्या मतलब है कि वो उसमें कर्व्स आने शुरू हो जाते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन ही रहती, ठीक है। तो अगर तुमने कोई से भी लीनियर फंक्शन को Z0 को इसमें डालोगे तो वो एक नॉन लीनियर फंक्शन बनेगा। ज़रूरी नहीं ये बने, लेकिन कुछ और भी बन सकता है डिपेंडिंग कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जहाँ पर तुम लोगों को ये नज़र आए ऑनलाइन कि भाई लीनियर लेयर की बात हो रही है, तो समझ जाओ उन्होंने एक्टिवेशन नहीं लगाया हुआ, एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया हुआ। अगर उन्होंने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है तो वो एक्टिवेशन लेयर बोलेंगे या उसको आउट बोलेंगे, समथिंग लाइक आउट, A0 आउट बोलेंगे। और एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया हुआ है तो उसको हम नेट Z0 कहेंगे। तो ये आपके पास कुछ इनपुट आ रहा था, और जब आउट हुआ तो फिर ये आ रहा है। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आपके पास ये न्यूरॉन था, ठीक है। न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाती है, ये कनेक्शन है, फिर एक और न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, जो हमारे के सिनेरियोस में हमारे पास डिफरेंट X0 X1 कनेक्टेड थे, बायस भी होता है आपके पास, वेट्स होते हैं डिफरेंट, वो आपका फिर एक लीनियर फंक्शन बनाता है, ठीक है। लीनियर फंक्शन कैलकुलेट होता है, फिर आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन लगता है और फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। अच्छा, अभी हमने जो आर्किटेक्चर अभी पढ़ा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन, ठीक है। परसेप्ट्रॉन आप कभी कभार इन न्यूरॉन्स को भी कह रहे होते हो, ठीक है। और मल्टी लेयर हम क्यों कहते हैं? मल्टी लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। और कुछ और जो मैं भूल रहा हूँ इससे रिलेटेड, और एक और चीज़, ये जब आपके पास बिफोर एक्टिवेशन फंक्शन में ये जो इक्वेशन लिखी हुई है नेट Z0 की, W1 X0 W3 X1 B0, इसको हम बोलते हैं वेटेड सम, ठीक है। इसको वेटेड सम भी कहते हैं इस पूरे पार्ट को। ऑलराइट, तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आपने अपने इनपुट सेट कर दिया, भाई मैंने इनपुट सेट किया हुआ है 1 2 2.1 1.2, ठीक है। और बायस को अभी फिलहाल समझो कि बायस की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब उसका कनेक्शन जो होता है ना, उसको हम बायस कह रहे होते हैं ज़्यादातर। तो ये आपका नेट फंक्शन है। नेट फंक्शन क्या करेगा भाई? डिफरेंट वेट्स की वैल्यूज पर वेटेड सम निकालेगा, ठीक है। W1 ये वैल्यू, W2 ये वैल्यू, W0, सो ऑन सो फोर्थ। और फिर बायस भी मल्टीप्लाई हो, बायस भी सॉरी ऐड होगा, तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी। फिर हमने यहाँ पे एक हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया हुआ है। कोई मुझे चैट में ये बताए कि ये एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है, और वलीद मुझे बताना है कि इन लोगों ने सही बताया गलत बताया। देखते हैं।
या अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो कोई मसला नहीं, हाँ आगे मूव अरे करेंगे। भाई मेरा 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 माइक ऑफ था, सॉरी। अच्छा सीन ये है कि हाँ, एक ने सही बताया, एक ने गलत बताया है। हम्म दो ने सही बताया, एक ने गलत बताया। 3H है, 3H है ये। सिग्मॉइड हम्म इसलिए नहीं है क्योंकि तुम देखो कि इसका जो बाउंड है वो जा रहा है -1 से 1, जो कि होता हम्म है 10H में। ठीक है, अगर हम्म सिग्मॉइड में होता तो ये 0 से 1 में जा रहा होता। तो यस ये डिफरेंस था। यस ठीक है। सो very good from the two people who got it right, and for the one who didn't get it right, now you know what's the difference between sigmoid and tan h, ठीक है। और जब हम उसको से एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज होती है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि भाई एक लेयर से, इनपुट लेयर से फर्स्ट हिडन लेयर तक जाने की। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या बोलता है कि भाई सारी इंफॉर्मेशन एंड तक पहुंचाओ, इनपुट लेयर से लेके आउटपुट लेयर पे, बस सारी इंफॉर्मेशन इनपुट लेयर से हिडन लेयर्स के थ्रू होते हुए आउटपुट लेयर तक भेज दो। प्रोपेगेशन जो है ना वो एक फिजिक्स का टर्म है, वो वेव्स में बताते हैं। और प्रोपेगेशन होती ये चीज़ है कि जैसे आप एक पॉन्ड में एक स्टोन फेंकते हो, तो वो जैसी स्टोन पानी पे गिरता है तो वेव्स बनती हैं, और वेव्स फिर फैलती हैं। तो वो जो फैलने का जो मोशन है ना उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। और फॉरवर्ड का मतलब ये है कि हम इसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट लेयर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एंड इट्स प्रोपेगेटिंग थ्रू द हिडन लेयर्स टू द आउटपुट लेयर, ठीक है। ऑलराइट, अब होता ये सीन है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में कि आप एक टाइम पे अपने इनपुट, जैसे इसमें आपने इनपुट सेट कर दिए थे, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो, आप अपनी वेट्स जो है वो भी फिर आप एट वन पॉइंट सेट कर देते हो, ठीक है। समझो कि इनपुट आपने दे दिया, आम, और मॉडल को ये पता करना है कि भाई कौन से मैं ऐसे वेट चूज करूं जिस पे मुझे आउटपुट मिले। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, वापसी बल्ब में आते हैं हम। तो लेट्स अज्यूम, मैं ये इसमें ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैंने, मेरी ये एग्जांपल है 2.3 और 1 की, अगर मैं वेट यहाँ पर समझो 1 सेट करता हूँ और बाकी सबको 0 सेट करूंगा, तभी बल्ब ऑन होगा वरना ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी। अब जब आप इनिशियली स्टार्ट करोगे तो कंप्यूटर को थोड़ी ना पता कि इसकी वैल्यू हमें 1 सेट करनी है। जो वेट्स है ये मशीन को लर्न करना है, ये मशीन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई वैल्यू सेट कर दी मैंने 2.3 और 1, लेकिन इस पे वेट्स की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, बायस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो खुद डिटरमाइन करेगा, ठीक है। वो खुद, उसको वही चैलेंज है जो एक कंप्यूटर को लर्न करना है। तो अब ये कैसे लर्न करेगा कि भाई वेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो वो लर्न करता है, एक फिनोमेना होता है उसको कहते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन। तो जैसी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड मूव होती है, फिर वो क्या करता है, वो जो आपके लास्ट लेयर है वो आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो आपकी डिजायर्ड एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू आउटपुट, उन दोनों को आपस में देखता है, उसमें लॉस कैलकुलेट करता है, और उसकी लॉस की बेसिस पे वो बताता है कि भाई जो मुझे वैल्यू मिली ना वो सही नहीं मिली है, जाओ भाई वेट सही कर कर आओ। तो वो इसको बताता है, ये फिर अपने पिछले वाले को बताता है, वो फिर अपने इनपुट वाले को बताता है, और फिर ये अपने सारे वेट्स फिक्स करता है, ट्वीक करता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गई फॉरवर्ड, फिर इसने भाई मुझे अगर ट्रेनिंग करानी है, मुझे बताना है कि भाई नहीं मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर ये बैकवर्ड प्रोपेगेशन होगी, पीछे की तरफ जाएगा और फिर पीछे प्रोपेगेट होगी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। आई थिंक मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो एक और मीट बना लेते हैं, मुझे ऐड कर देना फिर वलीद। इसी पे टेन इसी पे मिनट्स रहो, है। इसी पे रहो, मुझे वो एक और मीट की लिंक दे दो। सही से। ऑलराइट, ओके, जब तक वलीद बना रहे हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सब ज्वाइन कर लो। हाँ, मुजम्मिल, ये नई लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस मीटिंग का टाइम वो हो रहा है,
ख़त्म हो रहा है, ठीक है। All right, let me just see if I am audible or not. Um, Waleed, can you verify? हाँ भाई आवाज आ रही है। सही है। आवाज वो तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा? नहीं सही है, अ, बिल्कुल सही सही है, ठीक है। बिल्कुल सही। Okay, okay. So if everything is perfect, let's start where we left off, to forward propagation and backward propagation. Okay. So फॉरवर्ड प्रोपेगेशन इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ जा रही है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन अब वो अपने वेट्स और बायसेस लर्न कर रहा है। सो न्यूरल नेटवर्क की वापसी एक आखिरी दफ़ा रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। हमारे पास इनपुट लेयर्स थे x0 x1 x2। यहाँ पे जो बायस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 सेट होती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो वेट की जो वैल्यू है, हम असली में उसकी कनेक्शन की बात कर रहे होते हैं। जब भी हम बायस की बात करते हैं तो बायस का न्यूरॉन 1 होता है, लेकिन उसका जो वेट होता है उसकी हम हमेशा बायस कह रहे होते हैं। तो बायस और वेट्स जितने भी जो ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं ये लर्नड होंगी, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स जब भी तुम सुनो ना मशीन लर्निंग में या तुम लोग डीप लर्निंग में या न्यूरल नेटवर्क में सुनो, तो हमेशा समझना कि वो वाहिद चीज़ें हैं जो लर्न करेगा, ठीक है। एक्स इनपुट और वाई जीरो आउटपुट या प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, कि भाई एक्स की क्या वैल्यूज होंगी और मुझे वाई वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है। फिर वो प्रिडिक्ट करता है, न्यूरल नेटवर्क फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेगा, वो आपको बताएगा भाई हाँ भाई मुझे ये वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे डिजिट रिकग्निशन की और इमेज रिकग्निशन की, तो उसमें ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। तो एक आखिरी दफ़ा लॉस फंक्शन समझा देता हूँ। लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन ये होता है कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ है, ये जो डॉट्स हैं, ये हैं एक्चुअल वैल्यूज़, दीज आर द वैल्यूज़ दैट यू वांट। और ये जो लाइन नज़र आ रही है प्रेडिक्टेड लाइन है। तो भाई अगर मुझे लॉस निकालना है तो लॉस बहुत सिंपल है कि ये इस लाइन पे जो वैल्यू आई मेरे पास प्रेडिक्टेड, और जो इस एक्स पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है जो एक्चुअल है, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दूँ तो मुझे एरर मिल जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि ये एरर कम से कम हो, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये जितना कम से कम होगा हर पॉइंट से, उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम इसी डिस्टेंस को स्क्वायर कर देते तो हम बोलते हैं उसको स्क्वायर्ड एरर। अगर हम उसको टोटल पॉइंट से डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बस आप उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, मतलब लॉस फंक्शन भी ना एक अपनी फंक्शन की भी ना अपनी ऑप्टिमाइजेशन होती हैं। कुछ केस सिनेरियोज में अच्छा चलेगा, कुछ केस सिनेरियोज में अच्छा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने ये देखा कि भाई नॉर्मल स्क्वायर्ड एरर इतना अच्छा नहीं चलता, मीन स्क्वायर्ड एरर ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इसलिए हम उसको 1/n और ये इतनी सारी हम वो करते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास जो y जो है वो आपके पास अच्छा वलीद डू करेक्ट मी ऑन दिस। आई थिंक y जो होता है वो आपके पास एक्चुअल होता है और जो y हैट होता है वो आपकी सही कह रहे प्रेडिक्टेड हो। वैल्यू होती है। हाँ, सही है सही है सही हाँ, है। सही है। ऑलराइट, सो now let's get to the interesting part, ठीक है, which is going to be how to use neural networks in digit recognition. यहाँ पे I would like to credit to a YouTuber called 3Blue1Brown. उसने इस पूरे टॉपिक पे काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, इट्स फॉर 30 मिनट्स लॉन्ग, लेकिन मैंने उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है जो मैं अपने लेक्चर में यूज़ करूँगा वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, और उससे मैं डिजिट रिकग्निशन बताऊंगा। तो अगर किसी को इसमें बाद में एक्सप्लोर करना है, he can go on YouTube and search 3Blue1Brown and he will find this video. He just has to write neural networks. So
इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हम करेंगे ये कि हमें हमारे पास एक डेटा सेट है, उसको हम बोलते हैं एमनेस्ट का डेटा सेट, और उस एमनेस्ट के डेटा सेट में हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, पिक्चर्स किसकी हैं? हैंड रिटन डिजिट्स की। ठीक है, और हमारा काम ये है ये आइडेंटिफाई करना कि हम एक न्यूरल नेटवर्क को ये पिक्चर दें और वो ये क्लासिफाई करे कि भाई ये कौन सा डिजिट है, ये 1 है, ये 5 है, या पे ये 3 है। दिस इज गोइंग टू बी आवर जॉब। सो हम करेंगे ये कि हम अपनी एक इमेज उठाएंगे, और इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो इमेज है वो है, हमारे पास उसकी डायमेंशन है 28 by 28। ठीक है, लेंथ भी 28 है, विड्थ भी 28 है। ठीक है, तो जब आप 28 बाई टाइम्स 28 करोगे तो आपके पास आएगा 784। तो आप अपनी इस इनपुट इमेज को फीड करेंगे अपने एक न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, 784 क्यों है? क्योंकि देयर आर 784 पिक्सल्स, so there will be 784 neurons. Now हर एक न्यूरॉन जो है, ये जो 784 का जो एक न्यूरॉन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पिक्सल को। तो ये होगा आपके पास फर्स्ट पिक्सल, ये होगा आपके पास सेकंड पिक्सल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, नाउ द रीजन व्हाई वी डिड दिस वाज बिकॉज कि एक आपके पास स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क जो हमने पढ़ा है अभी, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है क्या? नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्लोट वैल्यूज। तो हर एक पिक्सल की एक अपनी वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी? 0 इफ इट्स ऑफ, 1 इफ इट्स ऑन। ठीक है, सॉरी, लेट मी करेक्ट दिस। 0 होगी वैल्यू इफ इट्स ऑफ, और ब्राइट पिक्सल जो होगा वो होगा आपके पास 255 का। ठीक है, इसमें 0 1 क्यों है? आई विल एक्सप्लेन दैट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, ये बेसिकली 0 1 बिल्कुल एंड में जब आ रहा है ना, वो लास्ट आउटपुट लेयर पे जो आ रहा है, तो ये वो बता रहा है कि हाँ भाई ये न्यूरॉन ऑन है, ये न्यूरॉन ऑफ है। तो असली में जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 255 तक होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आए आपके पास 2 की पिक्चर, ये आपके पास फॉरवर्ड प्रोपेगेट हुई, और इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 2 है। तो हम अभी ये कह रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये मॉडल हमारा लर्न हो चुका है, इस न्यूरल नेटवर्क को अच्छी तरीके से पता है कि क्लासिफाई कैसे करता है। अगेन ये कुछ चीज़ें हैं, इस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली न्यूरल नेटवर्क एक टाइप नहीं है, देयर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क्स की बहुत वास्ट फील्ड है, डीप लर्निंग की बहुत वास्ट फील्ड है। तो अगर आपको एक अच्छा इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये भी आपको करके दे सकता है काम, लेकिन ज़्यादा अच्छी अप्रोच होगी आप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज़ करें। अगर आपको स्पीच रिकग्निशन या एनएलपी बेस्ड काम करना है तो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है कि आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ करें नेटवर्क। ऑलराइट, तो yes, this is your multi-layer perceptron implementation. All right, so अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पास आउटपुट लेयर जो है, ठीक है, पहले हम बोल रहे थे 0, पहले एक ही न्यूरॉन रखा हुआ था। तो आउटपुट लेयर, अगर हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। तो इसमें हम सिंस क्लासिफाई ये कर रहे हैं कि भाई डिजिट जो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो इसलिए हमारे पास डिजिट 0 से 9 तक है। तो अगर ये वैल्यू आपके पास 0.5 से ज़्यादा होगी या 0.5 होगी तो ऑन होगा पिक्सल या ऑन होगा न्यूरॉन, वरना वो ऑफ होगा। और हम ये बोलेंगे कि भाई अगर ऑन हो रहे तो वी आर सेइंग कि हाँ भाई ये 9 ही है। ये सब ऑफ है, विच आर बेसिकली सेइंग कि हाँ भाई ये जो पिक्चर है 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ। बीच की जितनी भी थी ये सारी हिडन लेयर्स थी जो मैं बता चुका हूँ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हिडन लेयर में चल क्या रहा होता है, राइट? मतलब वाई आर वी इवन यूजिंग हिडन लेयर्स? हम बस इनपुट लेयर लगाते, डायरेक्ट आउटपुट लेयर लगा देते, हिडन लेयर्स लगाने की मतलब वजह क्या है? ठीक है, और ये जब ऑन हो रहे हैं, कुछ न्यूरॉन्स ऑन हो रहे हैं, कुछ ऑन नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो लेयर्स क्यों हम ऐड कर रहे हैं इतनी सारी? तो इसको तुम लोग इस एग्जांपल से समझोगे कि समझो ये 9 है
और इमेजिन करो कि तुम एक टॉडलर या बिल्कुल छोटे से बच्चे को बता रहे हो कि भाई ये 9 है, तो तुम मारे जो जो जब तुम उसको दिखाओगे, इमेजेस दिखाओगे, तो जो एक ह्यूमन चाइल्ड है या एक ह्यूमन टॉडलर है, उसके ब्रेन में शायद, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड शायद, शायद ये चल रहा होगा कि मे बी अगर एक ऊपर एक सर्कल हो और एक नीचे लाइक एक स्ट्रेट लाइन हो, तो मे बी दिस इज अ 9। और अगर 8 है तो दो सर्कल्स होने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। और अगर 4 होगा तो भाई मे बी अगर चार ऐसे होंगी, और इनको अगर ऐड करेंगे तो फिर 9 बनेगा, या इनको ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, या इनको ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। तो मे बी दिस इज समथिंग विच द which the baby or which the child is maybe thinking in its head. And with this intuition we are saying कि हाँ भाई, अगर मैं इसको एक 9 इमेज देता हूँ, तो फिर ये वाला आपके पास पिक्सल या सॉरी या आपके पास न्यूरॉन, और एक ये वाला न्यूरॉन गारंटीड ऑन होना चाहिए, तभी वो 9 क्लासिफाई करता है। एंड सिमिलरली अब उसको ये क्या पता कि भाई ये जो आपके पास सर्कल है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो मे बी ये जो हिडन लेयर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग के इट इज इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द एजेस। कि पहले ये सोचता है कि हाँ भाई सर्कल ना बहुत सारे इस टाइप के एजेस से बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन ना 147 में जो यूज हो रहा है आपके पास, वो शायद इस टाइप के एजेस को ऐड करेंगे तो ऐसे बन रहा है मे बी, इसलिए मैं शायद, इसलिए मैं इसको 1 कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा न्यूरल नेटवर्क आपका, वो ये पहले छोटे छोटे एजेस आइडेंटिफाई करेगा, या मे बी एक ह्यूमन ब्रेन पहले ये आइडेंटिफाई करेगा ये छोटे छोटे एजेस, फिर उसको फिर थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करेगा कि भाई हाँ, मे बी आई कैन जस्ट आइडेंटिफाई विद just these two parts, and then he can say okay yes, this is clearly a 9. So this is some um, intermediate processing that your brain might be doing. और अगर आपके पास ये layers नहीं होती तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये सारी चीजें। तो does your network actually does this, does the human actually thinks like this? Nobody knows, ठीक है। हमें भी नहीं पता है कि न्यूरल नेटवर्क के जो हिडन लेयर्स की जो एक न्यूरॉन है उसमें चल क्या रहा होता है, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज होती है 1 या 0 की। बट इससे आपको हेल्प ये करता है कि आपको थोड़ा सा ना आपको इंट्यूशन देता है कि मे बी शायद न्यूरल नेटवर्क ऐसा चल रहा होगा, या जब आप अपना खुद का न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो मे बी यू कैन अंडरस्टैंड के अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी के चल क्या रहा है, राइट। और एक सिंपल ब्लैक बॉक्स की तरह आप ऐड नहीं कर रहे होगे उसको। तो ये कनेक्शंस क्या कर रही हैं, वेट्स। अगेन वेट्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग यू हाउ इम्पोर्टेंट अ पर्टिकुलर न्यूरॉन है। तो अगर हम इस न्यूरॉन को देखें और हमें समझो कि इस न्यूरॉन पे एक एज डिटेक्ट करानी है हमें, ये वाला ये पैटर्न हमारे पास इस न्यूरॉन पे आना चाहिए। नाउ सिंस ईच ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर रिप्रेजेंटिंग अ पिक्सल, तो कौन से पिक्सल की वैल्यूज सेट कर दी हमने, लेकिन कौन से पिक्सल्स इंपॉर्टेंट हैं जिसकी बेसिस पे हमारे पास ये एज आना चाहिए। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेट्स ट्राई कर रहे हैं, और हमें फिर मे बी इस वेट्स पर हमें ये पैटर्न मिल गया। तो इसमें कुछ रेड जो नज़र आ रहे हैं वेट्स, वो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये न्यूरॉन्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ग्रीन वाले हैं जितने ज़्यादा बोल्ड हैं वो बता रहे हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन वी आर नाउ कैलकुलेटिंग द वेटेड सम। सारे वेट्स उठाए, उनको मल्टीप्लाई किया अपने इन न्यूरॉन्स से, एंड यूर गेटिंग दिस वेटेड सम। अब इसके अंदर 3 ब्लू 1 ब्राउन जो है वो अपनी एक्टिवेशन फंक्शन पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये इस वेटेड सम को स्क्विश कर रहा है बिटवीन 0 to 1। और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होता है 0 से 1 के दरमियान, सिग्मोइड। तो ये फिर एक्सप्लेन कर रहा है कि इसने अपनी वैल्यूज को स्क्विश कर दिया बिटवीन 0 and 1। सो आई विल स्किप अ लिटिल बिट पार्ट। फिर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है बायस के बारे में, ठीक है, कि बायस ये बता रहा है कि मे बी आई वांट दिस वैल्यूज टू बी ग्रेटर देन 10 तभी ऑन हो, वरना ऑन ना हो। तो आपने बायस की टर्म भी ऐड करी इसमें। तो इस नेटवर्क में जिसमें हमारे पास 784 न्यूरॉन्स है, इनपुट लेयर में, हिडन लेयर्स में 16 हैं, दूसरे में भी 16 हैं, और इसमें 10 हैं। तो वेट्स वो चीज़ें थी जो हम ट्वीक कर रहे थे। तो हमें कितनी वेट्स ट्वीक करने होंगे सिर्फ इस एग्जाम्पल को चलाने के लिए।
उसकी कैलकुलेशन हुई भी 13,002. That's the amount of weights that you need to tweak, which is a lot, right? But a computer will do this very, very quickly, and you will see this in a little while. And learning is basically the process of finding the right weights and the right biases. So ये अपने different combinations try कर रहे हैं, and we want to learn the right weights. ये होती है आपकी जो आपको representations online मिलेगी. तो हम x0 x1 नहीं कह रहे होते, हम बेसिकली इसको a0 से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, a0 a1 a2. तो पहला a0 a1 a2 a3, और ये जो सुपर स्क्रिप्ट में जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर, दिस आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस, बट मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ. या तो जो आपके पास सुपर स्क्रिप्ट में ये जो लिखा हुआ है 0 0 0, दिस इज बेसिकली टेलिंग यू द फर्स्ट लेयर. तो जीरोथ लेयर इज द फर्स्ट लेयर, और आप अभी इस न्यूरॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो. तो आपने सारे उठाए अपने एस, आपने सारे अपने उठाए वेट्स, और जिन लोगों को लीनियर अलजेब्रा थोड़ी सी आती है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग इज बेसिकली डूइंग. बेसिकली आपने अपने वेट्स को रो वाइज रख दिए, इन सारे वेट्स को, और आपने इन सारी ए की वैल्यूज को एक कॉलम में रख दिया. तो जब आप इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट न्यूरॉन की होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो सेकंड न्यूरॉन की होगी, थर्ड वैल्यू जो होगी वो थर्ड न्यूरॉन की होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. जैसे दिखा रहा है, लास्ट वैल्यू विल बी फॉर द लास्ट न्यूरॉन. और ये बेसिकली कैलकुलेट हो रहा है आपका A1 के लिए, विच इज दिस वन. सो इसमें हमें बायस भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी सिर्फ वेटेड सम निकाल रहा था. तो हमने बायस का भी हमने वेक्टर बना दिया, और हम इस पूरी चीज़ को इनकैप्सुलेट कर देंगे एक सिग्मॉइड फंक्शन में. ऑलराइट, होपफुली, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मैं भी देख रहा हूँ शायद वीडियो क्लियर है या नहीं है तुम लोगों के लिए. वीडियो एंड होने वाली है, बट हाँ वलीद, वीडियो क्लियर थी क्या जो मैं पूरा प्रोसेस बता रहा था? हाँ क्लियर है. ऑलराइट, सही. ओके, so that is basically the completion of what we will be doing. That is, अब हम इसको खुद कोड करेंगे इस एग्जाम्पल को, ठीक है? बिकॉज थ्योरी में क्या है, अभी recently I watched Oppenheimer, and there is this quote from Oppenheimer: theory only gets you so far. So अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? ओके, सो आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को प्रोग्राम करने के लिए. एक होता है आपके पास टेंसरफ्लो, एक होता है आपके पास पाइटॉर्च, ठीक है? डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के आपके पास दो ही होते हैं, शायद टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, ये दो ओपन सोर्स हैं, और इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो डिपेंड करता है आप किस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे आपको टेंसरफ्लो हेल्प करेगा या पाइटॉर्च हेल्प करेगा, तो वो यू वुड हैव टू डू अ लिटिल बिट सर्चिंग ऑन दैट. खैर, सिंस ये जो एग्जांपल है इसको मैं हेलो वर्ल्ड बोलता हूँ न्यूरल नेटवर्क्स का, तो इसमें टेंसरफ्लो भी चल सकता है और पाइटॉर्च भी चल सकता है. तो मैंने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा ली, ठीक है? टेंसरफ्लो की, टेंसरफ्लो फ्लो इंपोर्ट केरास, लेयर्स, एमनेस्ट. एमनेस्ट क्या था? आपका इमेजेस का डेटा सेट, ठीक है? तो केरास जो है वो समझो एक सप्लीमेंट्री लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो में. जैसे जब आपको वो चलाना होता है, क्या कहते हैं, आपको कोई फाइल रीड करनी होती है, कोई CSV फाइल रीड करनी होती है, तो आप पांडास लेकर आते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर आप कोई लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं यूजिंग साइकिक लर्न, तो आपका जो X डेटा जो Y डेटा है, दैट शुड बी इन अ numpy फॉर्मेट, राइट? तो यू नीड दिस टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज. तो मैटप्लॉटलिब से शायद सब फेमिलियर होंगे, बिकॉज यू गाइस माइट हैव बीन वर्किंग ऑन मैटप्लॉटलिब. सो वी आर जस्ट गोइंग टू रन दिस. अभी बस मेरा गूगल क्लैब का कनेक्शन सेटअप हो रहा है, एंड दैट्स डन. ओके, सो हमारा जो डेटा सेट है एमनेस का, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, कॉमा एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये हमारे पास दो टपल्स हैं, ठीक है? तो सारा ट्रेनिंग डेटा हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में रखा हुआ है, सारा टेस्टिंग डेटा हमारा एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में. तो हम एमनेस को लोड कर रहे हैं, सारा डेटा लोड कर रहे हैं कि एक्स ट्रेन का अपने पास आ जाए, वाई ट्रेन का अपने पास, एक्स टेस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इसका शेप देखते हैं. तो 60,000 हमारे पास ये बता रहा है दैट देयर आर 60,000 इमेजेस, देयर आर 60,000
examples. And 28 and 28 is basically telling you that it is every image has a dimensions of 28 and 28. So 28 length, 28 length and width. So let's just run that as well. Okay, इस सेल पे बाद में आएंगे, बल्कि this is actually spoiling everything. Wait, let me just clear all of the output. I think होता है यहाँ पे clear output का option एक. Where is it? I guess Yeah. मैं individually जाके कर सकता हूँ. हो गया. ना. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टेस्ट डेटा को देखेंगे जो एक्स ट्रेन में जो था, एस ट्रेन के फर्स्ट फोर हम पिक्चर्स देख लेंगे कि भाई 4 पिक्चर्स किस टाइप की हैं. तो हमने बस उसको प्लॉट कर दिया इसमें. ये आ गया भाई वाई ट्रेन का, हमारे पास इस इमेज के लिए 5 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 1 है. अब हम अपना मॉडल देखते हैं कि हम अपना मॉडल क्या बना रहे हैं. तो हमारा मॉडल क्या था, इनपुट लेयर में 784 न्यूरॉन्स, फिर सेकेंड लेयर में हम रखेंगे अपने पास 512 न्यूरॉन्स फर्स्ट हिडन लेयर में, सेकेंड हिडन लेयर में रखेंगे 128 न्यूरॉन्स, और लास्ट लेयर में इफ यू गेस्ड इट there should be how many, 10 neurons, because we are classifying 10 digits 0 to 9. So activation function क्या रखें, वैल्यू भी रख सकते हैं, सिग्मॉइड भी रख सकते हैं. ठीक है, आउटपुट लेयर में सॉफ्ट मैक्स रखेंगे. जब भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, जब भी क्लासिफिकेशन हो, तो आउटपुट लेयर की जो एक्टिवेशन फंक्शन होगी वो हमेशा सॉफ्ट मैक्स होगी. सॉफ्ट मैक्स भी एक एक्टिवेशन फंक्शन है. भी हो सकती है. Sigmoid भी हो सकता है, but you have better performance with softmax. Um, you can use sigmoid for a binary classification. Binary classification means when you only have one neuron. ठीक है, तो तुम सिर्फ 2 क्लासेस डिटरमाइन करो एक साथ, क्योंकि 0 है तो एक क्लास होगी, 1 होगी तो दूसरी क्लास होगी. बट softmax has better performance. तो मैंने ये बेसिकली अपना सीक्वेंशियल मॉडल बना दिया. बेसिकली अगर आपको अपना मॉडल बनाना होता है, देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक अ मॉडल इन Keras, in TensorFlow. There's functional API, there's sequential, and then there's defining each layer individually. जब आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको ज़्यादा पता चलेगा, बट सबसे आसान तरीका है इसको ऐसे डिफाइन करना, मॉडल इक्वल्स टू Keras डॉट sequential, and then you say layers dot flatten. ठीक है, आप फ्लैटन कर दो. ठीक है, और आप अपना इनपुट शेप बता दो 28 बाई 28. ठीक है, अगर आपको अपना इनपुट शेप नहीं पता जो आप इनपुट दे रहे हो, तो आप एक और काम ये भी कर सकते हो कि इसको एम्प्टी रख दो, वो खुद ब खुद डिटरमाइन कर लेगा आपका मॉडल. ठीक है, लेयर्स डॉट डेंस का मतलब, चलो भाई अब हम अपनी ये वाली लेयर बना रहे हैं, तो हम अपनी फर्स्ट हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स रख रहे हैं, 512. सेकेंड में कितने रख रहे हैं, 128. आखिरी में कितने रख रहे हैं, 10. तो हमने ये बता दिया. एक्टिवेशन फंक्शन अभी फिलहाल मैं सिग्मॉइड लेके चल रहा हूँ. ठीक है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन फॉर ऑल द हिडन लेयर्स, एंड फॉर द आउटपुट लेयर आई एम यूजिंग सॉफ्टमैक्स. सो दिस विल रन एंड आपका मॉडल बन गया. आपने इतनी आसानी से ये पूरा न्यूरल नेटवर्क बना दिया. इस पे मैं बाद में आता हूँ. वलीद और मुझे पता है कि इतना आसान काम नहीं होता था न्यूरल नेटवर्क्स को बनाना. बट यस, ओके. सो हाइपर पैरामीटर्स, हमने पैरामीटर्स तो पढ़े थे. पैरामीटर्स तो ये होते थे कि भाई वेट्स एंड बायस. हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई? हाइपर पैरामीटर्स ये चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें आपका मॉडल लर्न नहीं करता, ये चीज़ें आप खुद सेट करते हैं. ठीक है, तो हाइपर पैरामीटर्स आपके पास आपको आपके प्रोजेक्ट पर वैरी करता है. ठीक है, जैसे लॉस फंक्शन मैंने अभी पढ़ाया था, मीन स्क्वायर्ड एरर. आप इस एग्जांपल में आप यूज करोगे स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी. जब भी आपके पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होगी, यू विल ऑलवेज यूज कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एवरी टाइम. ठीक है, थ्योरी में भी पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे, हमेशा तुम्हें क्रॉस एंट्रोपी मिलेगी. ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए. तो देयर आर डिफरेंट क्रॉस एंट्रोपीज. हम यहाँ पे स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज कर रहे हैं. अब जब हमने बैक प्रोपगेशन पढ़ी थी, तो बैक प्रोपगेशन में मैंने ये तो बता दिया था कि भाई वेट्स लर्न हो रहे होते हैं. ठीक है, बायसेस लर्न हो रहे होते हैं, लेकिन कैसे लर्न हो रहे होते हैं ये नहीं बताया था. ठीक है, तो वो लर्न होते हैं एक
एल्गोरिदम होता है आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट का, और वो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि आप अपना लॉस फंक्शन को कम से कम करो और उसी की बेसिस पे अपने वेट चेंज करो। ग्रेडियंट डिसेंट का अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट मैं अगर बताऊं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दूं तो वो ये है कि यू वांट ग्रेडियंट डिसेंट मिनिमाइजेस द लॉस फंक्शन एंड यूजिंग दैट इट कैलकुलेट्स द न्यू वेट्स। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट मैंने इसलिए नहीं लेक्चर में कवर कराया बिकॉज इट्स अ बिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट एंड उसमें अच्छी खासा टाइम लगता है उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि उसमें एक अच्छी खासी आपकी कैलकुलस लग रही होती है। खैर, तो आपके पास ग्रेडियंट डिसेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है। अगेन फॉर दिस एग्जांपल आई चोज एडम ग्रेडियंट डिसेंट, एडम ऑप्टिमाइजर भी कहते हैं इसको, because it has better performance, so I choose this one. And metrics में मैं accuracy choose कर रहा हूँ. So by the end of this I will give you some hints as to how you can choose which type of loss function to use and which type of gradient descent you want to use in your project. So let's just run this and that's done. Now again आपके पास ये batch size होता है कुछ और epochs होता है, इसमें मैं अभी at the moment डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ठीक है, but just to give you a very vague answer for this, टेक्निकली अगर आप अपनी इमेजेस एक साथ दो ना, मतलब हमारे पास 60,000 इमेजेस है, अगर तुम एक साथ अपनी 60,000 इमेजेस दोगे ना, तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो हम उसको बैचेस में तोड़ देते हैं। तो बैचेस में ऐसे टूटते हैं कि तुम अपने 60,000 को लेते हो एंड यू डिवाइड दैट बाय 32, तो ये आपके पास बैच बन जाता है। तो आपके पास फिर ये बैचेस एक एक करके साथ साथ ट्रेन होते हैं। और ईपॉक बेसिकली ये बताता है कि एक ईपॉक में पूरा बैच जाता है, मतलब समझो ईपॉक्स बेसिकली तुम ये समझो कि तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है, कि तुम्हें 60,000 इमेजेस जो है अपने न्यूरल नेटवर्क को कितनी दफ़ा दिखानी है। अगर ईपॉक 1 दिखाऊंगा तो मेरा मॉडल इन 60,000 इमेजेस को सिर्फ एक दफ़ा देखेगा, अगर 2 करूंगा तो 2 दफ़ा देखेगा, 3 करूंगा तो 3 दफ़ा 60,000 इमेजेस वही बार बार देखेगा। ठीक है, तो मैंने इसको 5 पे सेट किया हुआ है। सो लेट्स रन दिस। और अगर लोगों को पता है, अगर डेटा साइंस की भी है, तो यू नो दैट फिट बेसिकली मींस दैट दिस इज एट दिस मोमेंट ट्रेनिंग। सो हमने एक्स ट्रेन दे दिया, वाई ट्रेन दे दिया, और ये अभी लर्न कर रहा है। एंड यू कैन सी द हमारा लॉस जो है इट्स एट 40%, राइट, 0.4 times 100, 40%. Accuracy 88% है, not that bad. Now it's at 91%. तो अगर मैं एक ही epoch रखता तो उसकी accuracy 0.8 होती, but as I'm increasing the epochs, the number of accuracy is increasing. So we will wait for this to compile and train, and then we will see what happens. So अभी इस अगर इसके पीछे मैं बताऊं अभी हो क्या रहा है, ये वाला काम हो रहा है अभी, ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैक, ये पूरा काम हो रहा है बैक एंड पे। So we will let our model train and we see that our approximate accuracy is about 92%, right? This is only on the training set. And model summary जो होती है आपके पास, वो कमांड होती है ये चेक करने के लिए कि आपका आर्किटेक्चर क्या है। तो हमने 32 का बैच साइज रखा था, इसलिए 32 है। 784 न्यूरॉन्स थे इनपुट में, पे 512, पे 128, पे 10, ये बेसिकली बता रही है। और पैरामीटर्स ये बता रही है कि भाई इस हद तक, इस पॉइंट पर जो ये आपका यहाँ तक हिस्सा है, सिर्फ यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, क्योंकि आपका इनपुट लेयर और आपका हिडन लेयर, तो इस स्टेज तक आपके पास कितने हैं, 40,000 400,000 weights and biases that it needs to learn. फिर थोड़ा सा और इंक्रीज करो, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज करो, तो टोटल में इसको 468,000 वेट्स एंड बाइसेस हैं जो उसने ट्वीक किए हैं, और उसकी बेसिस पे
उसकी एक्यूरेसी 92% आई है। सो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये जो वेट्स हैं इनको हम सेव कर देंगे कि भाई हमें बार बार ट्रेनिंग नहीं करनी। तो हम इनको सेव कर लेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास मॉडल अभी भी आ रहा है, क्योंकि वेट सही से सेव हो गए। अब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई आपको ये समझाने के लिए कि हम अगर एक मॉडल है उसके वेट सेव कर लिया, अगर लोड करना है तो असली में ये सेव भी हुए या सेव नहीं हुए वेट्स, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर मेरे पास एक डायरेक्टरी है चेक पॉइंट्स की जो मैंने अभी भी बनाई है, और उसमें माई चेक पॉइंट के नाम से यहाँ पे मेरा डेटा आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे मॉडल को डिलीट कर देते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर मॉडल बना था ना, ये हमने जो मॉडल की कंपाइल किया, फिट किया, ये जो मॉडल बनाया, इस पूरे मॉडल को डिलीट कर देते हैं। इस मॉडल को डिलीट कर देते हैं। अगर अब हम करेंगे मॉडल डॉट समरी, हमारे पास नहीं आएगी, वो बोलेगा मॉडल इज नॉट डिफाइंड। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें वेट्स लोड करने होंगे। ओके, मॉडल डिफाइन नहीं है तो हमें मॉडल थोड़ा सा बताना होगा। तो हमने ये वापसी रन किया। ओके, इसको ये पता चल गया भाई हाँ ये लेयर्स रखनी है। ये रन करते हैं तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई लॉस ये है, ग्रेडिएंट ये है, मैट्रिक्स ये है। अब हम करते हैं लोड वेट्स, तो हमारे पास वेट्स अपने लोड हो गए। और अगर मैं अब यही इंस्ट्रक्शन वापसी रन करूंगा यहाँ पर मॉडल डॉट समरी की, तो यू विल सी दैट वो दिस मॉडल हैज नॉट येट बीन बिल्ड। अच्छा ठीक है, सही है। एक सेकेंड। अपेरेंटली कि जब आप ये वाला यूज़ करते हैं ना, ये वाला आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं सिक्वेंशियल का, तो आपको एक दफ़ा इसको फिट या एवेलुएट कराना होता है, फिर आपके पास ये आता है मॉडल डॉट समरी, वरना नहीं आता। ये इसका एक डिसएडवांटेज है इस टाइप के प्रोग्रामिंग करने का, अगर आप सिक्वेंशियली बना रहे हो। खैर अभी मैं दिखा देता हूँ उसको भी। इसको मैं रन करूँगा एवेलुएट। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं अपने एक्स टेस्ट पर और वाई टेस्ट वाले डेटा सेट पर, ठीक है। तो हमारे पास अभी भी एक्यूरेसी 92.98% आ रही है, जो काफ़ी अच्छी है। तो अब आई थिंक अगर मैं अब रन करूँगा तो शायद अब आ जाएगा मेरे पास मॉडल डॉट समरी। यस, अब आ गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चलो भाई हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, सब कुछ कर लिया भाई। हमने ये सब कुछ किया इसलिए था ताकि भाई मैं अपना अगर खुद का कोई हैंड रिटन डिजिट दूं तो वो आइडेंटिफाई करे भाई कि हाँ भाई ये सही है गलत है। रैंडम से डेटा सेट पे अगर ट्रेन हो गया, एक्यूरेसी आ गई, वैल्यूज आ गई, उससे क्या। हम तो न्यूरल नेटवर्क बनाए इसलिए रहते ताकि वो हमारा काम कर सके। तो जब भी हमें अपना कस्टम का काम करना होता है, मतलब हमें मॉडल पे ट्रेन हो गया, एवेलुएट हो गया, अब हमें उसको डिप्लॉय किया और फिर हमें अपना कोई काम निकलवाना है उससे, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। यू आर इन्फ्रेंसिंग फ्रॉम द मॉडल। तो इस केस में इसका इन्फ्रेंस का कोड इस टाइप का कुछ है, ठीक है। बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये मैंने कोड लिया हुआ है, थोड़ा सा एलैबोरेटेड कोड है, बिकॉज मैं रैंडमली कोई 4 इंडेक्सेस उठाता हूँ, ठीक है। 60,000 में से कोई से भी मैंने 4 इंडेक्स उठा लिया और उसमें मैं बस इमेज सेव कर रहा हूँ एक, और उसकी मैं ट्रू लेबल जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए वो सेव कर रहा हूँ। इमेज डॉट रीशेप करना होता है आपको, इस एग्जांपल में आपको करना होगा, वरना आपका जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट है वो वाला फंक्शन नहीं चलेगा। तो बेसिकली कर मैं ये रहा हूँ कि 28x28 का आपके पास एक डायमेंशन की इमेज है, और एक चीज़ होती है टेंसर। तो जो टेंसर फ्लो है वो टेंसर्स पे काम करती है। तो जो भी मैं केरास पे काम कर रहा हूँ ना, टेंसर्स पे काम चल रहा है। तो टेंसर्स पे डिफरेंट रैंक्स होती हैं, रैंक 0 होती है, रैंक 1 होती है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप उसकी रैंक सही से डिफाइन नहीं करते ना तो वो समझ नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसकी रैंक सही से डिफाइन की हुई, इसलिए इमेज और रीशेप किया हुआ है। अगेन ऑनलाइन यू विल सी दैट इसके लिए इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्या कहेंगे इस स्टेज पर। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो यू कैन ऑलवेज go online and look at how tensors basically works. It's an entire topic on that. I don't want to go into the nitty gritties right now. तो basically हम करेंगे ये कि आपके पास ये जो 10 ये जो हमारे पास यहाँ पर जो जनरेट हो रही थी, वैल्यूज जनरेट हो रही थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जनरेट होंगी। हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू उठाएंगे, क्योंकि हम बोलेंगे भाई हाँ मे बी दिस इज द वन विच द मॉडल इज प्रिडिक्टिंग।
तो ये वैल्यूज बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। सो आसान तरीका बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपका मॉडल कोई चीज़ प्रेडिक्ट करेगा ना तो वैल्यूज आएंगी ऐसे, इस पे जैसे आप देख रहे हो एक बहुत वाइट वैल्यू आ रही है, इस पे ग्रे वैल्यू आ रही है, किसी पे ब्लैक वैल्यू आ रही है, तो इसमें से जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी हम उसको पिक कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं भाई सारी वैल्यूज आ जाओ मेरे पास, और np.argmax बोल रहे हैं भाई सबसे हाईएस्ट वाली का लेबल बताओ मुझे, एंड देन यू आर जस्ट प्लॉटिंग इट, एंड बेस्ड ऑन दिस ये आ गया आपके पास। ट्रू वैल्यू थी 7 जो आपकी आई थी वाई टेस्ट से, प्रेडिक्टेड जो हमने मॉडल से प्रेडिक्ट कराया है वो उसने 7 बोला। ना if I run this multiple times एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो मुझे गलत आंसर देगा, विच इज दिस वन, कि ट्रू वैल्यू थी इसकी 9 लेकिन इसने प्रिडिक्ट किया हमारे मॉडल ने 8। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 92% थी, ठीक है। तो इट्स नॉट द बेस्ट थिंग बट इट्स प्रीटी गुड। नाउ एक हमने चीज़ पढ़ी थी जो शायद वलीद और यान ने बहुत दफ़ा एम्फेसाइज की होगी, प्री प्रोसेसिंग। इसमें तो प्री प्रोसेसिंग की नहीं हमने, ये क्या हुआ? तो प्री प्रोसेसिंग होती है इसमें, इफ़ यू रिमेंबर बिल्कुल स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने ये बताया था कि ये पिक्सल की जो वैल्यू थी ना ये 255 से 0 तक होती है। तो हम इसकी प्री प्रोसेसिंग ऐसे करेंगे कि हम हर एक इमेज की जो वैल्यू है पिक्सल वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे 255 से, और अब रन करेंगे इसको। तो इस वैसे फ़र्क तो कोई भी नहीं आएगा, जब मॉडल की ट्रेनिंग करेंगे तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। ओके जब जल्दी हो जाएगी, लेट्स सी, मे बी शायद जल्दी हो, आई थिंक सो, हाँ ज़्यादा जल्दी हो रही है। और एक्यूरेसी को भी देखते हैं, एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट आता है हमारे पास। तुम खुद सोचो, देखो अगर तुम एक 100 को 100 से अब देखो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब एक्यूरेसी, सॉरी वलीद, हाँ, अब एक्यूरेसी तुम देखो फर्स्ट इपॉक पे कितनी आई हमारे पास 0.9, पहले कितनी आ रही थी 88। सो वी आर ऑलरेडी एट द फर्स्ट इपॉक, वी आर ऑलरेडी एट 0.9। हाँ वलीद कंटिन्यू करो। हाँ तो जैसे तुम जितना बड़ा नंबर को अब किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी बड़ा नंबर जनरेट होगा। तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी देर लगती है ना, जब आप बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, इस केस में बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। अगर तुम उनको मतलब अब मैं मिसाल के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने में कम देर लगेगी, 100 को 200 से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा देर लगेगी। तो वही लॉजिक्स के थ्रू तुम्हारे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। अभी तो इतना नहीं है, बट जब तुम्हारे पास बहुत जीबी में डाटा होगा तब ये अच्छा खासा डिफरेंस आएगा। यस, नाउ एज यू कैन सी अभी हम फिफ्थ इपॉक पे एंड वी आर ऑलरेडी एट 0.98, व्हिच मींस अभी से ही हमने सिर्फ एक छोटा सा प्री प्रोसेसिंग का कोड लिखा और हमारी एक्यूरेसी 92 से बूस्ट अप हो गई 98 पर। सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट द स्टेप इज, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्या था, व्हाट अबाउट रेलू? रेलू क्यों नहीं यूज़ किया? रेलू यूज़ करते हैं हम, देखते हैं रेलू से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम इसमें अपना एक्टिवेशन फंक्शन रेलू रख देते हैं सिग्मॉइड की बजाय। अब देखते हैं कि अब क्या इफेक्ट आता है रेलू से। सो हमारे पास कितनी थी 0.9849। अब देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या थी हमारे पास एक्यूरेसी फर्स्ट इपॉक पे 9, मतलब पहले थी 88 पे 90, आप 2 पे 90, हाँ सॉरी पे 90, अब कितनी आई 0.94। सो अगेन ये जो मैं चीज़ें सेट कर रहा हूँ एक्टिवेशन फंक्शंस, दीज आर ऑल हाइपर पैरामीटर्स। तो विथ योर प्रोजेक्ट विथ योर केस सिनेरियो दिस विल डिफर। सो गुड रूल ऑफ थंब है कि जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं आप ऑनलाइन जाएं, देखें भाई एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर्स कौन से हैं, उन्होंने कौन सी चीज़ें यूज़ की, वो चीज़ें यूज़ करें, एंड देन यू ट्वीक विद दीज थिंग्स। एंड फिर ये जब तक हो रहा है आपके पास ट्रेन हो रहा है, मैं नीचे बाकी के बता देता हूँ। व्हाट अबाउट मोर और लेस लेयर्स? व्हाट अबाउट मोर एंड फ्यू न्यूरॉन्स? व्हाट अबाउट डिफरेंट epochs? व्हाट अबाउट डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स? सो आई वोंट बी चेंजिंग इनटू दिस थिंग्स, क्योंकि जो लेयर्स मैंने सेट किए हैं, जो न्यूरॉन्स सेट किए हैं, दीज आर लाइक रियली गुड एंड ऑप्टिमल फॉर दिस एग्जाम्पल। तो इसमें अच्छी चलेंगी। अगर आपको खुद एक्सप्लोर करना है तो खुद ट्राई करके देखो क्या होता है, ट्रेनिंग टाइम पे क्या इफेक्ट आता है, एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो ये समझो आपकी हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल थी, तो ये मैंने
ये ऐसी एग्जांपल है जिसमें इतने मसले नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभार आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादा इपॉक्स रखने से आपका मॉडल और बेकार होना शुरू हो जाता है। एक्यूरेसी बहुत हाई देगा, 99% देगा, लेकिन जब आप उसको अपने एग्जांपल्स पे ट्राई करेंगे ना तो वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, ज़्यादा न्यूरॉन्स रखोगे या ज़्यादा लेयर्स रखोगे तो शायद वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे। वो एक कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ओवर फिटिंग का, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट जस्ट टू गिव यू अ हेड्स अप, दैट इज़ वाई वी दैट कैन हैपन। सो हमारे मॉडल की ट्रेनिंग आई थिंक हो चुकी होगी एंड नाउ इट्स एट 0.9893, पहले एक थी 0.9849। सो थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा सा उसको बूस्ट दे रहे हैं। सो दैट वाज a very basic introduction to neural networks. I hope मैंने इतना ज़्यादा बोर ना किया हो. I tried my best to make this as simple as possible and I tried my best to make this as informative as possible. I hope समझ में आ गया. So let me just stop this and then take your